रिलीव स्ट्रेस थ्रू रेगुलर योगा प्रैक्टिस। यदि हम योग के अभ्यास नियमित ढंग से, उसको क्रमिक ढंग से करें, उसे क्रमवार ढंग से करें, जिसमें योग के कई प्रकार हैं, अलग अलग जो उनकी जो विधियां हैं, उसके द्वारा हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने आप को व्यवस्थित और संतुलित कर पाते हैं। इसमें बात आती है हठ योग की। हठ योग के द्वारा, जिसमें 5 अंग होते हैं, क्लासिकल फॉर्म में हठ योग की चर्चा हम जब करते हैं इसमें पंचांग कहते हैं। देयर आर 5 लिम्स इन हठ योगा। सबसे पहले होती है षटकर्म क्रिया, फिर आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध की बातें होती है। ये 5 क्लासिकल हठ योगा है, जिसके द्वारा शारीरिक, प्राणिक स्तर पर हम ऊर्जा को संतुलित कर पाते हैं। हठ योग में जो पहली जो अंग है, जिसे षटकर्म कहते हैं, इसमें 6 क्रियाएं होती है, जिसके द्वारा हम शारीरिक आंतरिक शुद्धि को हम प्राप्त करते हैं इसकी क्रियाओं को करके। इसमें नेति है, बस्ती है, धौती है, नौली, कपालभाति और त्राटक की क्रिया होती हैं। जो 3 ऊपर के जो षटकर्म हैं वो शारीरिक शुद्धि के लिए होती है, और 3 जो बाद के क्रम में आते हैं, नौली, कपालभाति और त्राटक, वो सूक्ष्म ऊर्जाओं के जागृति के लिए होती है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित कर पाते हैं, जिसके द्वारा हमारी प्राण शक्ति, चित्त शक्ति, ईरा नाड़ी और पिंगला नाड़ी व्यवस्थित हो पाती है, और एक ऊर्जा का जागृति होती है हमारे जीवन में। हमारे देखने की दृष्टिकोण, हमारी शारीरिक क्षमता, हमारी मानसिक एकाग्रता, भावनात्मक संतुलन को हम प्राप्त कर पाते हैं। हम बात करते हैं आसन के बारे में। जो हठ योग की दूसरे अंग आते आसन। आसन के द्वारा हम अपने शरीर में एक प्रसार, आकुंचन और संकुचन की क्रिया करते हैं। जब हम अपने शरीर में एक प्रसार करते हैं, जब शरीर को हम तानते हैं, तो वहां की जो तनाव होती है वो तनाव रिलीज हो पाती है, पेशीय तनाव। इसमें कई तरह के आसनों का जिक्र किया गया है हठ योग में। इन सारे आसनों को करने की जरूरत नहीं है। कुछ आसन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर रोज हर व्यक्ति को करनी चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र में के दौरान आए हुए शारीरिक तनाव को दूर करने के लिए। जैसे तारासन बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आसन होती है। तारासन के द्वारा हम अपने स्पाइनल कॉर्ड की जो वर्टिब्रा है उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी को अनुभव कर पाते हैं। पूरे मांसपेशियों में एक प्रसार होती है, आकुंचन और संकुंचन होती है हमें शरीर के प्रत्येक अंगों में, जिसके द्वारा उसका प्रभाव शरीर के प्रत्येक अंगों पर पड़ती है। आसन केवल व्यायाम नहीं है, आसन का प्रभाव हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों पे पड़ती है। कुछ विशेष आसन को करने से विशेष ग्रंथियों पे उसकी प्रभाव पड़ती है, और विशेष ग्रंथियों के प्रभाव के द्वारा विशेष प्रकार की जो उससे संबंधित जो रोग होती है उससे हम छुटकारा प्राप्त कर पाते हैं। यह तारासन की मैंने जो जिक्र किया था, तारासन में जब हम दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो उसकी इफेक्ट हमारे गले के ऊपर जाती है, जहां पे थायराइड ग्लैंड होते हैं, और थायराइड ग्लैंड में खिंचाव के वजह से, जिसे चुलिका ग्रंथि कहते हैं, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को, चयापचय की क्रियाओं को, तापक्रम को, हमारी भावनाओं को संतुलित करने के लिए बहुत ही कारगर होती है, उसकी हार्मोन्स, उस हार्मोन्स की सेक्रेशन हो पाती है एक बैलेंस अनुपात में, एक सही अनुपात में, जिससे हमारे शरीर के तापक्रम, शरीर के और जो भी ग्रंथियां हैं, शरीर के और अंगों में जो उसकी खिंचाव होती है मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए तारासन। इस प्रकार से बहुत सारे आसन, जैसे सूर्य नमस्कार, इसमें 5 मुख्य आसनों का एक समूह है, जिसकी 12 स्थितियां होती हैं, जिसको करने से हमारे शरीर में के प्रत्येक अंगों में एक खिंचाव होती है, उसके एंडोक्राइन सिस्टम्स में स्टिमुलेशन होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में जितनी भी सिस्टम है, सारी सिस्टम सही सुचारू ढंग से कार्य करती है, चाहे वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हो, या डाइजेस्टिव सिस्टम्स हो, या एंडोक्राइन सिस्टम है, सब पे उसकी प्रभाव पड़ती है। सूर्य नमस्कार में
12 स्थितियों के जो हमने जिक्र किया और 5 आसनों का मुख्य समूह होती है। ये सबसे पहले होती है प्रणामासन, उसके बाद होती है हस्त उत्थानासन, तीसरी जो स्थिति होती है पाद हस्तासन, चौथी होती है अश्व संचालन, पांचवी होती है पर्वत आसन, अष्टांग नमस्कार। इसी पांचों आसनों की पुनरावृत्ति होती है जो 12 स्थिति में होती है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर में ऊर्जा का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन, मांसपेशियों के तनाव को दूर कर पाते हैं। साथ ही इन सूर्य नमस्कार में प्राणायाम भी होती है। जब हम ब्रीदिंग के अवेयरनेस के साथ सजगता के पूर्वक सांसों के अनुरूप हम आसनों को करते हैं तो वहां पे एक प्राणायाम की भी क्रिया होती है। जब उस अपनी सजगता को चक्रों के ऊपर लेके जाते हैं, जो हमारे शरीर में मुख्य जो 7 जो चक्र हैं, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र के बीच में जो अपनी सजगता को लेके जाते हैं तो चक्रों में भी ऊर्जा का प्रवाह होता है। वहां से ईरा नाड़ी, पिंगला नाड़ी के द्वारा जो ऊर्जा के प्रवाह संचालित होती रहती है हमारे शरीर में, हमारे मन में एक जो चित्त शक्ति, प्राण शक्ति के द्वारा जो बैलेंसिंग उत्पन्न होती है, उसके द्वारा हम उसको संतुलित और संचालित कर पाते हैं। ध्यान भी है सूर्य नमस्कार। जब हम चक्रों पे ध्यान को लेके जाते हैं, सजगता को लेके जाते हैं, तो विशेष जो चक्र हैं, जब हम विशेष स्थितियों में अपनी सजगता को उस चक्र के ऊपर लेके जाते हैं तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, एक विशेष प्रकार की अनुभूति हमें वहां अनुभव होती है। इस प्रकार हठ योग के द्वारा हम शरीर की तनावों को, मांसपेशी तनावों को, प्राणिक असंतुलन को हम संतुलित कर पाते हैं। प्राणायाम के द्वारा हम जो ईरा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है, जो प्राण शक्ति और चित्त शक्ति, जो मनस शक्ति को संतुलित करती है, जो ऋणात्मक और धनात्मक ऊर्जाओं को प्रभावित करती है, तो प्राणायाम के द्वारा हम उस संतुलन को हम बना पाते हैं, जिसके द्वारा हमारे शरीर में सही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह, प्रत्येक इंडोक्राइन सिस्टम, प्रत्येक सिस्टम बैलेंस्ड हो पाते हैं। सही मात्रा में प्रत्येक ग्लैंड, जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसकी अपनी एक विशेष कार्य है, उस कार्य को संपादित कर पाते हैं। इस प्रकार हठ योग के द्वारा हम शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि और प्राणिक शुद्धि को हम प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जो मैं जिक्र किया था कि सट कर्म क्रिया, जिसके द्वारा हम शरीर की अवरुद्ध प्राण वायु को हम संचालित कर पाते हैं, संतुलित कर पाते हैं, जिससे ऊर्जा के प्रवाह पूरे शरीर में, मन में, भावनाओं को प्रभावित करते हैं। फिर आसन, फिर प्राणायाम, मुद्रा और बंध भी ऊर्जा की जागृति के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। 3 तरह के बंध की हम चर्चा करते हैं, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, जिसके द्वारा प्राणों को हम नियंत्रित कर पाते हैं, ऊर्जा को हम जागृत कर पाते हैं। और एक महाबंध, जो तीनों का जो है, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, उसे महाबंध कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा भी ऊर्जा को हम जागृत करते हैं अपने जीवन में, अपने शरीर में, शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक रूप से हम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। हठ योग के अभ्यास के बाद अब हम बात करते हैं राजयोग के बारे में। राजयोग द साइंस ऑफ द माइंड मैनेजमेंट, मन के प्रबंधन का विज्ञान है राजयोग। विश्व के सबसे पहले मनोवैज्ञानिक महर्षि पतंजलि हुए, जो मन की भावनाओं को, मन के विचारों को, मन में उठ रहे अलग अलग आवेशों को, आवेगों को उन्होंने अपने सूक्ष्म दृष्टिकोण से अवलोकन सा किया और उसको मानव कल्याण के लिए राजयोग को प्रतिपादित किया, जिसमें 8 मुख्य अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यदि हम इस 8 अंगों का क्रमिक ढंग से हम अभ्यास करें, हर एक अंग अपने आप में महत्वपूर्ण है। यदि एक ही अंग महत्वपूर्ण होती तो सीधे महर्षि पतंजलि समाधि की बात करते या फिर ध्यान की बात करते, लेकिन समाधि और ध्यान के पहले उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार की बातें किया, उन्होंने धारणा की बात किया, जिसके क्रमिक अभ्यास के द्वारा अपने जीवन को संतुलित करते हुए हम अगले सीढ़ी की तरफ हम अग्रसर हो पाते हैं, जिससे हमारे जीवन में स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, मानसिक एकाग्रता, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। और फिर हम ध्यान की उसी स्थिति पहुंचते हैं जहां पे आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित है, जिसका हम अवलोकन कर पाते हैं। योग एक अनुशासन है और तनाव को दूर करने के लिए अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुशासन का मतलब शासन करना नहीं होता है। अनुशासन का मतलब होता है कि हम अपने आप को स्वतंत्र करें। एक उदाहरण मैं देता हूं। मान लीजिए हम कहीं ऑफिस जा रहे हैं, 10 बजे की
समय है ऑफिस पहुंचने का और बीच में हमें ट्रैफिक मिल गई। उस जाम ट्रैफिक में चूंकि वो परिस्थिति ऐसी बनी हुई कि आप न आगे जा सकते हैं न पीछे जा सकते हैं। अब उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तनाव तो होगी कि पहुंचना है, लेकिन परिस्थितियां चूंकि हमारे अनुकूल नहीं है, तो अपने मन की मनोदशा को समझते हुए, परिस्थिति को समझते हुए अपने आप को शांत रखना ही जरूरी है। ट्रैफिक का नियम का पालन करना जरूरी है। यदि हम सिग्नल को तोड़ के हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, अपने साथ भी दूसरों के साथ भी। तो वहां पे नियम का पालन करना अनुशासन है। उस अनुशासन से हमें स्वतंत्रता मिलती है, हमें ही नहीं और लोगों को भी। तो हम बात कर रहे थे अनुशासन की, तो अनुशासन हमारे जीवन में स्वतंत्रता लाती है, मुझे परतंत्र नहीं करती है, मेरे ऊपर शासन नहीं करती है। और उस स्वतंत्रता की वजह से हम अपने जीवन में एक उन्मुक्त, एक निर्भीकता, एक सही वातावरण, एक आपसी सामंजस्य हम स्थापित कर पाते हैं, अपने साथ भी, समाज के साथ भी, परिवार के साथ भी। और राजयोग में महर्षि पतंजलि जो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए, विश्व का सबसे पहला मनोवैज्ञानिक, जिन्हें मन के बारे में समझते हुए राजयोग की प्रतिपादन किया, जिसमें उनके पहला योग सूत्र है अथ योग अनुशासनम। अनुशासन का पालन करते हुए योग की चर्चा वो कर रहे हैं। और अनुशासन का पालन करने से क्या होती है? जब हम अनुशासन को पालन करते हैं कि नियम के तहत अपने जीवन को संचालित कर पाते हैं, तब चित्त में, मन में आए हुए विक्षिप्त आवेग, आवेशों को, वहां पर उठ रहे वृत्तियों को हम समझ पाते हैं।